गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये सोशल स्टडीज़ की क्लास है और सोशल स्टडीज़ जो हम लोग पढ़ते हैं हम लोग को पता है कि ये क्यों बेनिफिशियल है, क्योंकि हमारी जो सोशल लाइफ होती है उसके लिए ये ज़रूरी होता है और जिन बातों को हमें ध्यान देना है या जिन बातों को हमें जानना चाहिए वो सारी बातें इस टॉपिक में आपके पढ़ाई जाती हैं। इस टॉपिक को क्लास 9 से 4 पार्ट में बांट दिया गया है, जिसमें एक ज्योग्राफी का पार्ट है, एक हिस्ट्री है, एक आपके सिविक्स का पार्ट है और चौथा पार्ट जो है वो आपका इकोनॉमिक्स का है। तो इसमें से 3 पार्ट हम आपको पढ़ाने वाले हैं, जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सिविक्स जो पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में आपको जो है आपके जानकारी होगी। तो अब ज्योग्राफी जो पार्ट होता है उसमें क्या होता है, उसमें हम लोग वेयर अबाउट्स पढ़ते हैं, अपने आसपास की चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, फिर आपके एक तरह से जो एनवायरनमेंट है उसके बारे में पढ़ते हैं, जो हमारे इर्द गिर्द चीज़ें हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हैं, अपने कंट्री के बारे में पढ़ते हैं, तो उसकी पोजीशन क्या है, कहाँ है, क्या है, फिर उसी बेसिस पे फिर जो है आपके उसी जगह पर, जैसे भारत में हम लोग हैं तो कौन से स्टेट में हैं, कौन सी यूनियन टेरिटरी में है, फिर स्टेट और यूनियन टेरिटरी क्या होती है और किस तरह से जो है आपके यूनियन टेरिटरी जो है एक तरह से डिवाइड होती है। तो मेनली क्या है कि जो यूनियन टेरिटरी और जो आपके स्टेट का डिवीजन है उसको अगर हम लोग कहें तो ये डिवीजन जो होता है वो एक तरह से आप ये कहें कि आप ये जो सिविक्स वाला पार्ट है उसमें आप पढ़ेंगे और उसमें आप इन चीज़ों को जानेंगे। तो बेसिकली अभी हम लोगों को क्या पढ़ना है, जैसे ज्योग्राफी का पोर्शन जिसमें आप इंडिया के बारे में, वर्ल्ड के बारे में, ये सारी चीज़ों के बारे में आप जानते हैं। फिर उसके बाद हम इसी का जो है अपनी हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, इंडिया के रिस्पेक्ट में हमारी पास्ट हमारा क्या था, तो इस पास्ट को जो जब हम पढ़ते हैं इंडिया के रिस्पेक्ट में तो वो हम लोगों की जो है हिस्ट्री हो जाती है। लेकिन क्लास 9 से हम लोग इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड हिस्ट्री में भी आते हैं, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में भी इंडिया के साथ साथ बाहर क्या हो रहा था और बाहर किस तरह से जो है आपकी चीज़ें गुजरी उनके बारे में भी जो है जानकारी हो जाती है। तो थोड़ा सा हिस्ट्री आपकी वाइड हो जाती है यहाँ पे आकर के, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री इसमें जुड़ जाती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आप एक तरह से ये पढ़ते हैं अपने कंट्री के बारे में, तो इस कंट्री में कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, जैसे हमने आपको बताया स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है, इसमें कैसे जो है आपके एक तरह से पार्लियामेंट कैसे फॉर्म होती है, कैसे इसके अंदर जो है आपके एक तरह से सरकारें बनती हैं, तो कहीं पे आप सेंटर की जो है आपके सरकारें होती हैं, कहीं पर स्टेट की सरकार होती है। तो ये जो गवर्नेंस होती है, गवर्नेंस कैसे होती है, कैसे जो है आपके किसी स्टेट को गवर्न किया जाता है, मिनिस्टर्स या जो पोर्टफोलियोज होते हैं वो क्यों दिए जाते हैं या उनके अंडर में क्या होता है, ये बहुत सारी जानकारियां हैं जो आपके अभी टॉपिक में आएगी। तो हम लोगों को 3 जो है आपके मेजर पोर्शंस को कवर करना है, जिसमें से एक ज्योग्राफी का पार्ट है, एक हिस्ट्री है और एक जो है आपके सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस आप कह सकते हैं, जो पॉलिटिकल साइंस से कंसर्निंग चीज़ें होती हैं या इंडियन पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित जो है रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो सब आपके इसमें आती हैं। तो हम लोग स्टार्टिंग जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं ज्योग्राफी से। तो ज्योग्राफी में जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पहले हम इंडिया को स्टार्ट करेंगे, इंडिया की लोकेशन क्या है, कहाँ पे है, किस जगह पे है, तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। अब इंडिया की साइज क्या है, कितना बड़ा है, कितनी पॉपुलेशन रहती है, कौन कौन से स्टेट हैं, कहाँ कहाँ पर जो है आपके जो कौन कौन से स्टेट हैं जो कोस्टल एरियाज में हैं, कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जो दूसरी कंट्रीज को टच करते हैं। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस होती हैं जो हम लोगों को देखना होता है। तो इंडिया कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, ग्लोब पर कहाँ स्टेट एग्जिस्ट कर रहा है, किस हेमिस्फीयर में है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपके एक तरह से चीज़ों के बारे में जानकारी हम लोगों को लेनी होती है। तो अब इसमें अगर हम लोग देखें तो सबसे पहली चीज़ जो टॉपिक है हम लोगों का वो है इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो इंडिया साइज एंड लोकेशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि इंडिया की साइज क्या है, लोकेशन क्या है और इंडिया को कैसे हम डिफाइन करते हैं।
बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं इंडिया के बारे में जो शायद आप नहीं जानते, लेकिन पढ़ते पढ़ते कितनी ऐसी चीज आप जानेंगे जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है आपके लिए। तो इसलिए अगर हम लोग देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही हो जाती है कि हम लोग कैसे जो है आपके एक तरह से किसी सब्जेक्ट को लेकर के चलते हैं। ज्योग्राफी इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि हम लोग अपने देश के बारे में, अपनी कंट्री के बारे में, अपने स्टेट के बारे में, अपने सिटी के बारे में, अपने वेयर अबाउट्स के बारे में हम लोग चीजों को जानते हैं। तो इसलिए उन्हीं चीजों को हम लोगों को पढ़ना होता है। तो इसलिए बेसिकली हम लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं, ये फैक्ट्स के साथ साथ कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं। लेकिन अभी क्योंकि ये जो टॉपिक है ये पूरा कॉन्सेप्चुअल है और कुछ चीजें जो है आपके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है और मैक्सिमम चीज फैक्ट है। तो फैक्ट्स बहुत सारे मिलेंगे आपको, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी और इससे क्या है आपको जानकारी मिलेगी कि एक्चुअल में इंडिया की पोजीशन क्या है, या इंडिया कहाँ एग्जिस्ट करता है, या इंडिया किस तरह से जो है आपके एक तरह से एक आप ये कह सकते हैं कि किस कंट्री में, जैसे इंडिया की जो है आप ये एक कंट्री है उसमें किस तरह से स्टेट्स में ये डिवाइडेड है, या कौन सी कंट्री जो है किस स्टेट से जाकर के मिल रही है। ये सब बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं और ये सब याद करने वाली चीज नहीं, ये सारी चीजें बोर्ड पर ही आपको क्लियर हो जाएंगी और बोर्ड पर जैसे जैसे आप देखेंगे वो सारी चीज क्लियर होती चली जाएगी। तो हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। ये चैप्टर जो है कि इंडिया साइज एंड लोकेशन, इंडिया कहां पर एग्जिस्ट करता है या किस जगह पर एग्जिस्ट कर रहा है, उसको हम लोग देखें पहले। अब देखिए यही चीज हम ग्लोब पर देखने जा रहे हैं। ग्लोब पर अगर हम देखें तो ग्लोब पर ये है 0 डिग्री जो बीच में लाइन जाती है, और इसके ऊपर का जितना रीजन है ये सब क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये सब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ऊपर, और इसके नीचे का जो पोर्शन है वो क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर है। ये सदर्न हेमिस्फीयर है। तो इंडिया कहां जो है एक तरह से कहां लोकेटेड है, ये लोकेटेड है। ये क्या है, इस इक्वेटर के ऊपर है, अपसाइड में है। तो इक्वेटर के ऊपर होने की वजह से क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हुआ। फिर यहां पर लॉन्गिट्यूड्स हैं, ढेर सारे लॉन्गिट्यूड्स है। ये तो लैटिट्यूड था जो कि 0 डिग्री इक्वेटर है, ये लॉन्गिट्यूड्स हैं। तो लॉन्गिट्यूड्स में अगर हम लोग देखें तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड ये इंग्लैंड से होकर के जाता है, ये इंग्लैंड से होकर के 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जा रहा है। इसके ईस्टर्न पोर्शन में ईस्टर्न हेमिस्फीयर है और इसके वेस्टर्न पोर्शन में वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर अगर हम कहें तो अगर 0 डिग्री से हम देखें तो ईस्टर्न पोर्शन में आपके इंडिया है। तो इसके मतलब हम क्या कहेंगे कि इंडिया कहां एग्जिस्ट कर रहा है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, ना कि जो है आपके वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो 0 डिग्री से ये ईस्टर्न डायरेक्शन में स्थित है, इसलिए ये ईस्टर्न जो है आपके पोर्शन में आपके एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए यहां पे भी देखिए हमने बोर्ड पर भी क्लियर कर दिया, हमने ग्लोब पर भी क्लियर कर दिया कि ग्लोब पर इंडिया कहां पर एग्जिस्ट करता है, 0 डिग्री के अपर पार्ट में, जिसके मतलब क्या हुआ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के ईस्टर्न पोर्शन में, जहां पे ईस्टर्न हेमिस्फीयर शुरू हो जाता है। तो इसलिए इंडिया की लोकेशन कहां है, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। अब देखिए और देखते हैं इंडिया के बारे में। इंडिया को अगर हम देखें तो पूरे वर्ल्ड के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें तो वर्ल्ड के रेस्पेक्ट में जो इंडिया एग्जिस्ट करता है, तो इसमें अगर हम लोग देखें तो इंडिया की पोजीशन ये है, ये है आपका इंडिया, यहां पर हम लोग रहते हैं, ये हमारा कंट्री है, ये है इंडिया। और जो ये है इक्वेटर 0 डिग्री, इंग्लैंड ये है, इंग्लैंड के ग्रीनविच प्लेस से ये जा रहा है 0 डिग्री। तो ये जो लैटिट्यूड है ये है नॉर्दर्न, इसके ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसके नीचे सदर्न हेमिस्फीयर। यहां पर भी वर्ल्ड के मैप पे भी हम देख रहे हैं। इसी तरह से 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के यहां से यहां तक ये पूरा है ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और यहां से यहां तक पूरा है वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो क्योंकि इंडिया जो एग्जिस्ट कर रहा है वो 0 डिग्री के ऊपर, दैट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में,
और 0 डिग्री के इधर ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो इंडिया एग्जिस्ट कहां कर रहा है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। अब इसके साथ साथ अगर हम लोग देखें पोजीशनिंग, जैसे ये आप देख रहे हैं एक बड़ा कंट्री चाइना, इधर की तरफ अगर हम देखें तो ये है पाकिस्तान, यहीं पर आपके होता है अफगानिस्तान, ये पोर्शन, ये है पूरा ईरान, ये सब नेबरिंग आसपास के कंट्रीज हैं जो कि मेजर कंट्रीज आप सुनते हैं। ये है आपका नेपाल, ये आपका बांग्लादेश, इस तरह से कंट्रीज हैं जो कि आपके एग्जिस्ट करती है। तो इंडिया के बारे में जब आप पढ़ेंगे, इन सभी जो है एरियाज के बारे में हम लोग जानेंगे, इन सभी कंट्रीज के बारे में हम लोग जो है एक तरह से डिफाइन करेंगे कि ये किस तरह से या कहां पर एग्जिस्ट करती है इंडिया, और इंडिया के आसपास की कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो कि आपके लाई करती हैं। अब इंडिया की एक्चुअल पोजीशन हम देखने जा रहे हैं लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड पर, कि कैसे उसकी सीमा कैसे बनती है, बाउंड्री कैसे बनती है। अब देखिए इंडिया की जो लोकेशन है, जैसे अभी हम लोगों ने डिफाइन किया, तो क्योंकि 0 डिग्री के ऊपर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हुआ, 0 डिग्री जो है लॉन्गिट्यूड के ईस्टर्न पोर्शन में, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, तो क्या है नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई कर रहा है इंडिया। अब इंडिया कहां पर है या किस लैटिट्यूड या किस लॉन्गिट्यूड से घिरा हुआ है अगर हम देखें, तो अब इंडिया की अगर हम बाउंड्री देखें तो ये है इंडिया का मैप। इंडिया के मैप को अगर हम देखें तो एक्चुअल में जो आपकी ग्लोब की पोजीशन है वो क्या है या किस तरह की है, उसको देख लेते हैं बना करके। जैसे मान लीजिए ये ग्लोब है, ये है इंडिया कहीं यहां एग्जिस्ट करता है, ये है 0 डिग्री, तो यहां से जो लैटिट्यूड जा रही है, अब 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो ये है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, जो इंडिया के सदर्न मोस्ट पोर्शन को टच करती है। अब देखिए डिग्री की बात आ रही है, जैसे हमने कहा 1 डिग्री डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को अगर हम 60 इक्वल पार्ट्स में बांट दें तो ये जो पोर्शन होगा ये कहेगा 1 मिनट की डिस्टेंस। तो इसके मतलब 1 डिग्री में 60 मिनट की दूरी होती है। यहां पर मिनट समय वाला नहीं है, टाइम वाला नहीं है, ये डिग्री क्या है, डिग्री डिस्टेंस को कह रहे हैं, और डिस्टेंस को फर्दर 60 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया गया तो एक जो पोर्शन होगा वो क्या होगा, 1 मिनट। तो हर 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। मिनट मींस टाइम नहीं, मिनट मींस डिस्टेंस, यहां पर 1 मिनट की डिस्टेंस जिसको हम लोग कहते हैं। तो हर 1 डिग्री, अब जैसे आगे चल करके अभी आप पढ़ेंगे कि जैसे इक्वेटर से, जैसे अक्षांशों के बीच में डिस्टेंस, जो 2 लैटिट्यूड्स के बीच की डिस्टेंस होती है, जैसे हमने कहा 1 डिग्री नॉर्थ जा रहा है और ये जा रहा है 2 डिग्री नॉर्थ, तो ये 1 डिग्री की डिस्टेंस हुई, और ये 1 डिग्री की डिस्टेंस कितने बराबर होती है, इक्विवेलेंट टू 111 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट, 111 किलोमीटर की डिस्टेंस होती है। इसके मतलब आप 1 डिग्री से 2 डिग्री जाएंगे, इसके मतलब 111 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो अर्थ की सरफेस पे अप्रोक्सीमेट लगभग 111 किलोमीटर की डिस्टेंस 1 डिग्री के बराबर होती है, और 111 किलोमीटर को अगर हम 60 से डिवाइड कर लें तो लगभग 1.8 समथिंग किलोमीटर आएगा, जो कि क्या होता है, 1 मिनट की डिस्टेंस। तो यहां पर मिनट किसको, जो डिस्टेंस को जो है आपके बता रहा है। तो इंडिया 0 डिग्री से ऊपर अगर हम चलेंगे तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कहां पे पहुंचे, 8 डिग्री 4 मिनट, क्योंकि ये कौन सा पोर्शन है, ये कौन सा हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न, इसलिए नॉर्थ लिखा जाएगा। इंडिया के साउथ में है, लेकिन ये कौन सा लैटिट्यूड है, 8 डिग्री लैटिट्यूड है नॉर्दर्न, इसलिए 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड लिखते हैं। फिर यहीं से आपके जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो ये जो डिस्टेंस डिफाइन होती है ऊपर और नीचे, ये क्या है, ये कैसे डिफाइन होती है, ये लैटिट्यूड से। तो 8 डिग्री 4 मिनट
से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट के जो आपके एक तरह से लैटिट्यूड है, ये इसकी बाउंड्री बनाता है इंडिया की, ठीक है ना। अब देखिए बात आती है इंडिया की साइज की बात अगर हम करें, एरिया की बात करें, कितना एरिया कवर होता है, तो इंडिया का एरिया है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जिसको हम लगभग 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर भी मान सकते हैं। जो आपके एरिया मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में अगर होगा तो 3.28, और जो है किलोमीटर स्क्वायर में अगर आप लिखेंगे तो 32,87,000, ये एग्जैक्ट है 32,87,263, ये आपके स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया पूरा कवर होता है इंडिया का, इंडिया जो आपके एग्जिस्ट करता है उसके बारे में। अब ये जो एरिया है पूरे वर्ल्ड के रेस्पेक्ट में अगर हम कहें, अगर हम बात करें वर्ल्ड के रेस्पेक्ट में, ये पूरा वर्ल्ड है, वर्ल्ड का एरिया निकालें और इंडिया का एरिया निकालें, तो इंडिया का जो एरिया है वो पूरे वर्ल्ड का 2.4% है। तो पूरे वर्ल्ड का अगर हम जो है आपके एरिया निकाल लें, उसके 2.4% पर इंडिया एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं, इसीलिए ये कहा जाता है कि जो इंडिया है इसका जो एरिया है, ये एरिया क्या है 2.4% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया मतलब टोटल वर्ल्ड की जो आपका एरिया है, उस एरिया का 2.4% एरिया पर ये कवरेज देता है, ये कवर करता है। अब बात ये आती है कि जो कंट्री है इंडिया के रेस्पेक्ट में धीरे धीरे हम लोग जानेंगे। अब इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है, 7वां सबसे बड़ा देश है। और 7वें सबसे बड़े देश को अगर हम लोग डिफाइन करें तो अगर हम देखें तो उसमें इसमें अगर हम लोग देखें तो इंडिया जो है वो 7वें नंबर पर आता है। पहला सबसे बड़ा देश क्या है, ये ग्रीन वाला, ये पूरा, ये है रशिया, जो कि सबसे बड़े एरिया पे आता है। फिर सेकंड पे आता है आपकी कनाडा, ये जो आप ये पूरा पोर्शन देख रहे हैं ये कनाडा है। थर्ड ये है आपके चाइना, ये पूरा चाइना का पोर्शन है। फोर्थ जो आपके आता है ये आपके यूएसए। फिफ्थ जो है वो है ब्राजील, ये पूरा ब्राजील है। सिक्स्थ पे आता है ऑस्ट्रेलिया, ये पूरा ऑस्ट्रेलिया है। और सेवेंथ पे आता है फिर ये इंडिया। तो आप देख रहे हैं कि इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। तो 7th लार्जेस्ट कंट्री आफ्टर रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, आपका ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वां प्लेस इसका होता है। अब देखिए इसमें अगर हम देखें इसकी पोजीशन को, तो इसमें है क्या कि देखिए एक चीज और समझ लें, एक छोटा सा फैक्ट और है। अब देखिए ये है, ये पोर्शन कनाडा का, ये जो ब्लू वाला पोर्शन आप देख रहे हैं ये है अलास्का। पहले ये किसका पार्ट था, इसका था, क्योंकि यहीं से अलास्का होता है, यहीं से अगर जाएंगे तो ये अलास्का है। जब इसको मोड़ेंगे तो रशिया जहां खत्म होता है यहीं से अलास्का शुरू हो जाता है। आपको इसमें दिखाते हैं हम, जैसे ये पूरा येलो वाला रशिया है, यहीं से ये अलास्का हो गया, पिंक वाला ये अलास्का है, तब यूएसए आपके इस तरह से शुरू होता है। तो ये जो रशिया है वो सिर्फ यहीं तक नहीं था, यहीं तक नहीं था, अलास्का तक था। तो अलास्का किसका हिस्सा था, यहां तक ये रशिया का था। लेकिन बाद में रशिया ने इसको यूएसए को दे दिया, और यूएसए को जब दे दिया तो अलास्का इसका हिस्सा हो गया।
तो अलास्का इसके अंदर कंबाइन कर गया। जब अलास्का इसके अंदर कंबाइन कर गया तो अब इसका एरिया क्या हो गया, ये चाइना के एरिया से बड़ा हो गया। तो अब क्या होगा जब ये इंक्लूड हो गया, क्योंकि जो आपके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है इसके अंदर 51 स्टेट्स हैं फॉर 51 स्टेट्स, तो 51वां स्टेट यही है, 50 स्टेट यहां है, 51 स्टेट ये है 51। तो ये जो अलास्का जब इसमें कंबाइन हुआ तो इन दोनों को मिलाकर के इस एरिया से ये बड़ा हो गया। इसलिए ऐसी कंडीशन में अब क्या हो गया, यूएसए की पोजीशन 4th नहीं रही और चाइना की 3rd नहीं रही, तो 3rd पोजीशन पे आ गया यूएसए और 4th पोजीशन पे कौन आ गया, चाइना। तो पहले क्या था, चाइना 3rd पोजीशन पे था एरिया वाइज, लेकिन क्योंकि अलास्का भी ये जो है लीज पर बट्टा होता है, जैसे हम लोग कहते हैं पट्टे पे, तो रशिया से यूएसए ने खरीद लिया है इसे, तो जिसकी वजह से अलास्का इसका पार्ट हो गया और अब ये 3rd पोजीशन पे आ गया। तो अब सबसे बड़ा कंट्री कौन है, रशिया एरिया वाइज। ये पूरा ग्रीन वाला पोर्शन, ये पूरा रशिया है, नंबर 1। नंबर 2 कनाडा, ये पूरा जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये पूरा जो है आपके कनाडा है। ये तीसरे नंबर पे अब है आपके यूएसए, जो कि ये प्लस ये दोनों मिला करके। चौथे नंबर पे कौन है, ये है चाइना, ये पूरा चाइना का क्षेत्र है, एरिया है। 5वें पे है ब्राजील, जो कि साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री है। 6ठे पे है ऑस्ट्रेलिया और फिर 7वें पर क्या आ गया, इंडिया। 7th लार्जेस्ट कंट्री हो गया आपका। तो अब देखिए ये तो एरिया वाइज है, लेकिन अब इसी एरिया वाइज को अगर हम फिर से डिफाइन करें और सीक्वेंस में जल्दी से लगा लें तो रशिया नंबर 1, कनाडा दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे यूएसए, 4th प्लेस पे चाइना, 5th प्लेस पे ब्राजील, 6th प्लेस पे ऑस्ट्रेलिया, 7th प्लेस पे इंडिया। अब इनको अगर हम टोटल एरिया वाइज देखना चाहेंगे तो आप यहां पर आप देख सकते हैं इसमें कि जो टोटल एरिया है, एरिया स्क्वायर उसमें, तो इंडिया 3.28, जो अभी हम लोग ने पढ़ा 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये 7.69, ऑस्ट्रेलिया उससे ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया से बड़ा ब्राजील है 8.51 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, फिर चाइना है 9.59, चाइना से बड़ा यूएसए है 9.62, फिर आपके कनाडा है जो कि 9.98, और फिर कनाडा से सबसे बड़ा जो है आपके एक तरह से हो गया रशिया। तो रशिया नंबर 1 हो गया, ये नंबर 1, नंबर 2 कनाडा, नंबर 3 यूएसए, नंबर 4 चाइना, नंबर 5 ब्राजील, नंबर 6 ऑस्ट्रेलिया, नंबर 7 इंडिया। इस तरह से 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड आपके हो जाता है इंडिया। अब देखिए 7th लार्जेस्ट कंट्री तो ये है, लेकिन पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पहले जो है नंबर पे कौन है, चाइना। चाइना नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे कौन है, इंडिया, ये है। और लगभग इस टाइम पोजीशन ये हो रही है, शायद इंडिया एक्सीड कर जाए अब चाइना से, तो लगभग पॉपुलेशन एक ही हो रही है, तो इसलिए लगभग 140 करोड़ जो है जनसंख्या हो गई है, पॉपुलेशन हो गई इंडिया की, तो इसलिए इस टाइम प्रेजेंट टाइम में लगभग एक्सीड करने जा रहा है, इंडिया नंबर 1 पे आ जाएगा कुछ दिन बाद। तो अब ये क्या है कि इंडिया अभी 2nd नंबर पे है, तो 2nd पॉपुलस कंट्री हम कह सकते हैं इन द वर्ल्ड आपके ये है। फिर तीसरे जो है आपके नंबर पर आपके आता है यूएसए, एरिया वाइज भी तीसरे नंबर पे है, पॉपुलेशन वाइज भी तीसरे नंबर पे है। चौथा कंट्री जो आता है वो आता है आपका इंडोनेशिया, जो चौथा कंट्री है वो है इंडोनेशिया। तो पॉपुलेशन वाइज अगर हम लोग देखें तो पॉपुलेशन में हम देखें तो नंबर 1 पे चाइना, नंबर 2 पे इंडिया, नंबर 3 पे यूएसए, नंबर 4 पे ये है इंडोनेशिया, और नंबर 5 पे है पाकिस्तान। 5वें नंबर पे पाकिस्तान। ये आपकी एक तरह से पोजीशन है। तो इंडिया 2nd लार्जेस्ट कंट्री हो जाता है आफ्टर चाइना, और ये
अभी एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट हम बताएंगे, फिर हम लोग इस 5वें तक हमने क्यों बताया, क्योंकि एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट अभी याद आ गया दिमाग में, जो आपको हम बताएंगे तो जो बहुत इंटरेस्टिंग आपको लगेगा। तो पांचवा जो है, 5वें पोजीशन पे वर्ल्ड में पॉपुलेशन वाइज 5वें नंबर पे पाकिस्तान है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट जो अभी आने वाला है आगे चल करके, अभी हम लोग जब पॉपुलेशन की बात करेंगे स्टेट वाइज, तब हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने जा रहे हैं जो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया से कंसर्निंग है। तो ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान से क्या कंसर्निंग है, अभी आगे चल करके हम लोग इसको देखते हैं। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में पहले क्या था, अगर हम कहें तो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की अगर हम बात करें, तो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो इंडिया में 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज थे, अब नहीं है। 29 स्टेट्स कौन से थे? पहला जम्मू कश्मीर था, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा पंजाब, चौथा हरियाणा, पांचवा राजस्थान, छठा गुजरात, सातवां जो है आपके महाराष्ट्र, आठवां गोवा, नवां कर्नाटक, 10वां केरल, 11वां तमिलनाडु, 12वां आंध्र प्रदेश, 13वां तेलंगाना, 14वां उड़ीसा, 15 छत्तीसगढ़, 16 मध्य प्रदेश, 17 उत्तराखंड, 18 उत्तर प्रदेश, 19 बिहार, 20 झारखंड, 21 वेस्ट बंगाल, 22वां सिक्किम, 23वां अरुणाचल प्रदेश, 24वां असम, 25वां मेघालय, 26वां नागालैंड, 27वां मणिपुर, 28वां मिजोरम और 29वां त्रिपुरा। कितने स्टेट थे? 29। यूनियन टेरिटरी कितने थे? यूनियन टेरिटरी का मतलब जिनको राज्य का दर्जा नहीं दिया जाता है, स्टेट का एक वो नहीं दिया जाता है, क्योंकि उनके पास सभी साधन मौजूद नहीं होते हैं, रिसोर्सेज मौजूद नहीं होते हैं। वो अपने आप में पूरा स्टेट जो है आपके एक तरह से नहीं बन सकते, उनके पास रिसोर्सेज की कमी होती है। तो उस ऐसे स्टेट जो कि स्टेट इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे, बल्कि उसको सेंटर देखेगी, तो सेंट्रल में जो गवर्नमेंट होगी वो देखेगी। तो ऐसे स्टेट्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट से गवर्न होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से गवर्न नहीं होते, तो वो क्या होते हैं? वो आपके यूनियन टेरिटरीज कहलाते हैं। तो इंडिया में 7 यूनियन टेरिटरीज थे, अब ये भी नहीं है। तो 7 जो यूनियन टेरिटरी थे उसमें क्या था? पहला दिल्ली, दूसरा चंडीगढ़, तीसरा दमन एंड दीव, दमन एंड दीव, फिर चौथा दादरा और नागर हवेली, पांचवां लक्षद्वीप, छठा अंडमान निकोबार और सातवां जो है पुदुचेरी। पुदुचेरी भी 4 जगह है। पुदुचेरी तमिलनाडु में 2 जगह है, पुदुचेरी के नाम से, कराईकाल के नाम से। पुदुचेरी आंध्र प्रदेश में भी है जो यानाम के नाम से है। पुदुचेरी केरल में भी है जो माहे के नाम से है। तो पुदुचेरी, पौंडीचेरी जिसका पुराना नाम था उसको पुदुचेरी का नाम कर दिया गया। तो पौंडीचेरी 4 जगह पर और 3 स्टेट में पाया जाता है। तो पहला तमिलनाडु में 2 जगह पे, पुदुचेरी और कराईकाल। आंध्र प्रदेश में यनम के नाम से और माहे के नाम से केरल। तो ये क्या है? ये 7 यूनियन टेरिटरीज थे। लेकिन आगे चल करके अभी हाल ही में जैसे आपने देखा, तो ये जो है आपके स्टेट 29 और 7 ये अब चेंज हो गए। कैसे चेंज हुए ये देख लें। फिर बात आती है अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान को अगर आप देखें तो अफगानिस्तान का जो आपके क्षेत्र है,
तो अफगानिस्तान की अगर हम बाउंड्री को देखें तो यहां से स्टार्ट होती है ये, और यहां से निकल करके ये पूरी बाउंड्री ये जाती है इधर। तो अफगानिस्तान का एक छोटा सा हिस्सा आगे जम्मू कश्मीर को टच करता है। जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो ये पाकिस्तान नहीं था, ये इंडिया था। तो विभाजन किसका हुआ है? अफगानिस्तान इंडिया का। पहले पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ, पाकिस्तान के विभाजन से पहले अफगानिस्तान का विभाजन हो चुका था। तो अफगानिस्तान जब अलग हुआ तो इंडिया के साथ अलग हुआ, इंडिया की इस बाउंड्री के साथ। आज क्या है, प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ये पूरी लाइन पाई जाती है। सिर्फ ये छोटा सा हिस्सा ये है जो इंडिया को टच करता है, अफगानिस्तान का। तो बाकी मेन बाउंड्री जो है आपके अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में है। और ये डिवीजन किसने करवाया, ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था, ये किसकी प्रेसिडेंटशिप की जो है आपके उसमें रिजीम में हुआ था? तो वहां प्रेसिडेंट जो थे वो थे ड्यूरंड। तो ड्यूरंड नामक जो है आपके व्यक्ति थे, प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने इस पूरी बाउंड्री को कराया, दो देशों की बाउंड्री को, तो जो कि अफगानिस्तान भारत के बीच में थी। लेकिन जब पाकिस्तान और भारत का विभाजन हो गया तो अब हम ये कहते हैं ये जो पूरी लाइन है ये जो है आपके अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। भारत में थोड़ा सा हिस्सा खाली यहां पे टच करता है, लद्दाख को। बाकी मेन जो बाउंड्री है वो अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में। और इस लाइन को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है डूरंड लाइन। ये डूरंड लाइन है। तो डूरंड नामक व्यक्ति के प्रेसिडेंट होने पर, या प्रेसिडेंट जो है आपके इस पूरी जो कमेटी बनी गई थी उस कमेटी के प्रेसिडेंट थे जो आपके डिवीजन कर रही थी। तो उन्हीं की अध्यक्षता में, उन्हीं की प्रेसिडेंटशिप में जो है आपके इसका डिवीजन किया गया। इसीलिए इस लाइन का नाम क्या है? डूरंड लाइन। तो अगर हम कहें तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है उसे हम क्या कहते हैं? डूरंड लाइन के नाम से जाना जाता है। फिर देखिए तीसरी प्रोमिनेंट कंट्री जो आपके एक तरह से इंडिया को टच करती है वो है चाइना। चाइना को अगर हम लोग देखें तो चाइना की जो बाउंड्री है उसको यहां से अगर हम इसको लें, ये पूरी चाइना की बाउंड्री ये यहां से आकर के ये पूरा हिस्सा यहां तक, फिर यहां तक, ये फिर ये यहां से लेकर के ये इस रीजन तक, ये पूरा चाइना है। तो चाइना का ये पूरा हिस्सा ये है, ये है। तो 5 ऐसी कंट्रीज जो है आपके एक तरह से 5 ऐसे स्टेट थे जो चाइना को टच करते थे। उसमें क्या था? एक जम्मू कश्मीर था, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड जिसको कहा जाता है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो है आपके 5 स्टेट को टच करती थी। ये स्टेट अब किसमें कन्वर्ट हो गया? जम्मू कश्मीर। ये पूरा जो रीजन था वो जम्मू कश्मीर के नाम से जाना जाता था। अब ये क्या हो गया? लद्दाख। तो अब हम क्या कहेंगे? चाइना की जो बाउंड्री है वो इंडिया को कहां, कितने स्टेट और कितनी यूनियन टेरिटरी में टच करती है? तो 4 स्टेट हो गए अब और एक यूनियन टेरिटरी हो गया। यूनियन टेरिटरी कौन सा? लद्दाख। 4 स्टेट कौन से? हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो है आपका रीजन है जहां पर चाइना इसको टच करता है। ये जो रीजन है ये ऑटोमेटिकली डिवाइडेड है। यहां पर कोई सीमा ईमा नहीं है, यहां पे कोई बाउंड्री नहीं है। यहां इतने ऊंचे ऊंचे पर्वत, इतनी गहरी गहरी घाटियां हैं, नदियां हैं, उन्होंने इस पूरी सीमा को बनाया है, कंप्लीट सीमा। और इतने ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं कि ना तो इधर का आदमी इधर जा सकता है, ना इधर का आदमी इधर जा सकता है। तो ये ऑटोमेटिक सीमा है। तो ये क्या है? ये एक तरह से आपके, जैसे हम लोग सीमा कहते हैं हिंदी में, तो इंग्लिश में 2 वर्ड होते हैं। इंग्लिश में एक होता है बाउंड्री, एक होता है बॉर्डर। बाउंड्री सिंपल होती है, 2 देशों को जो अलग करती है। बॉर्डर वो होता है जहां पर दोनों देशों की सीमा पर जो है दोनों देश जो है उसको एक्सेप्ट करें और दोनों देशों के जवान खड़े होते हैं आमने सामने, वो बॉर्डर हो जाता है। तो एक्चुअल में यहां पर पूरे में बाउंड्री है, कहीं बॉर्डर नहीं है।
तो चाइना का जो बॉर्डर है वो सिर्फ ये है, ये रीजन और ये रीजन। तो इंडिया चाइना का जब युद्ध हुआ, वॉर हुई, तो वो इसी रीजन के लिए हुई। ये जो सिक्किम है, सिक्किम पहले इंडिया का भाग नहीं था, ये चाइना के हिस्से में था। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने इस जब इमरजेंसी लगी थी तो उन्होंने इमरजेंसी लगा करके अब पूरी कंट्रोल अपने अंदर लिया, मिलिट्री का कंट्रोल अंदर लिया, और उन्होंने यहां पे जो है आपके वॉर की और सिक्किम घुस करके ले लिया। तो सिक्किम का जो ये पोर्शन आप देख रहे हैं, ये पोर्शन हम लोगों के हिस्से में नहीं था, चाइना के कब्जे में था। तो ये इंदिरा गांधी जी ने स्वतंत्र कराया, इंडिपेंडेंट कराया, और तब जाकर के सिक्किम जो है हम लोगों को मिला। आज भी बहुत सारे हिस्से, अरुणाचल प्रदेश आज हम यहां तक दिखाते हैं, लेकिन आधे से ज्यादा हिस्सा अभी भी चाइना के पास है। अभी हाल ही में जैसे आपने देखा था कि चाइना की जो है काफी न्यूज में भी था कि चाइना काफी दूर अंदर तक चला आया है। तो वो इसी जगह पर लड़ाई हमेशा होती रहती है इस अरुणाचल प्रदेश को लेकर के, और अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्से पर उसका अधिकार है, अधिकार उसने जमा रखा है, वहां उसकी सीमा लगी हुई है। तो इस रीजन, तो ये रीजन क्या है, ये आपके एक तरह से डिस्प्यूटेड रीजन है, यहीं पर विवाद है, यहीं पर डिस्प्यूट है, और जो वॉर हुई थी वो यहीं पर होती है, तो यहीं पे बॉर्डर पर। तो ये जो है एक तरह से आप ये कह सकते हैं, ये ऐसा रीजन है, ये ऐसा जो है आपके जो है एरिया है जो कि आपके एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जो डिस्प्यूटेड है, और दोनों कंट्रीज के बीच में ये डिस्प्यूट यहां पर चलता रहता है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो चाइना जो है एक तरह से किसको किसको टच करता है, तो ये बाउंड्री, ये नॉर्मल बाउंड्री है, बॉर्डर नहीं है। और यहां पर क्या है, ये टोटल बॉर्डर होता है जो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की जो है आपके बाउंड्री पे है। तो ये जो है एक तरह से चाइना की जो है बाउंड्री इंडिया को टच करती है, वो आपकी इस जगह पे। तो लद्दाख यूनियन टेरिटरी हो गया, आपका हिमाचल प्रदेश उत्तरांचल हो गया, सिक्किम हो गया, और अरुणाचल प्रदेश। तो ये सब जो है बाउंड्री मिल करके जो है आपके इंडिया को टच करती। अब देखिए कुछ डिस्प्यूट को भी देख लें। दो मेन डिस्प्यूट है इंडिया के लैंड पे। पहला डिस्प्यूट ये है पूरा, और दूसरा डिस्प्यूट ये है। ये जो रीजन है ये कहलाता है, आप इसको पहले डिलीट कर दें तो फिर ये जो रीजन आप देख रहे हैं लद्दाख का, जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, ये जो है ये हिस्सा, ये पाकिस्तान अपनी बाउंड्री में दिखाता है। पाकिस्तान यहीं तक अपनी सीमा को नहीं शो करता, पाकिस्तान यहां तक अपनी सीमा को शो करता है। पाकिस्तान के हिसाब से ये पूरा पाकिस्तान है, ये जो है पूरा पाकिस्तान है, ये यहां तक। और ये हिस्सा जो है ये दोनों कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूटेड है। आपने सुना होगा पाक अधिकृत कश्मीर, पीओके। पीओके क्या है? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है, तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है इसको। तो पीओके क्यों कश्मीर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जम्मू कश्मीर का पूरा हिस्सा था, ये कश्मीर पहले था, लेकिन अब तो लद्दाख हो गया। तो ये जो पोर्शन है पीओके के नाम से जाना जाता है। तो ये पाकिस्तान के जो है अधिकार क्षेत्र में है। पाकिस्तान अपने अधिकार क्षेत्र में बताता है, इंडिया अपना हिस्सा बताता है। इन्हीं दोनों कंट्रीज के बीच में ये विवाद है। तो ये भारत का हिस्सा जो कि पाक अधिकृत कश्मीर के पास, तो जो पाकिस्तान के पास है, वो पाक पीओके के नाम से जाना जाता है। और ये जो लाइन है जहां से पाकिस्तान और इंडिया अलग होता है, ये लाइन कहलाती है LOC। LOC क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल। तो लाइन ऑफ कंट्रोल के इधर पीओके, पीओके क्या है? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है। और इधर की तरफ क्या था? कश्मीर था। अब लेकिन वो लद्दाख हो गया। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं ये आपके विवादित है। दूसरा, ये पोर्शन भी इंडिया के पास नहीं है, इस पर पूरे पर चाइना का कब्जा है।
ये चाइना के हाथ में है। और अभी हाल ही में आपने देखा था कि चाइना की सीमा कुछ अंदर तक घुस भी आई थी इस रीजन में भी, ये भी जो है डिस्प्यूटेड है। तो ये क्या है, इसी को कहा जाता है अक्साई चीन। अक्साई चीन के मतलब चीन का भाग, जो चीन अपने भाग में दिखाता है, अपनी बाउंड्री में दिखाता है कि ये चीन की जो बाउंड्री है वो ये नहीं है, वो कहते हैं चीन की बाउंड्री ये है, यहां से ये पूरा हिस्सा उसका है। तो ये जो हिस्सा है, ये जो निकला हुआ हिस्सा है, ये आपके एक तरह से अक्साई चीन के जो है नाम से जाना जाता है, जहां चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है पूरे इस जो है लद्दाख के क्षेत्र को, कश्मीर के क्षेत्र को। जो पहले कश्मीर का क्षेत्र था वो अब लद्दाख का है। तो कश्मीर का ये वाला हिस्सा और कश्मीर का ये वाला हिस्सा, इंडिया के ये दोनों हिस्से डिस्प्यूटेड हैं। यहां पर पाकिस्तान ने इसको ऑक्यूपाई कर रखा है, इसको चाइना को, और चाइना जो है आपके इस रीजन में अगर हम देखें तो ये रीजन अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है और ये POK के नाम से जाना जाता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है आपके डिस्प्यूटेड है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भारत और चाइना, इंडिया और चाइना का जो वॉर हुआ, वो वॉर कहां पे हुआ था, वो ये हुआ था इस सीमा पर। और जब इस सीमा का डिवीजन किया गया तो किसकी प्रेसिडेंटशिप में प्रेसिडेंट जो थे वो थे मैकमोहन। मोहन लिखा रहता है लेकिन वो मोहन नहीं, मैकमोहन जो है आपके व्यक्ति थे, प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने इस सीमा को विभाजित किया। तो इंडिया और चाइना के बीच की सीमा ये वाली नहीं, ये तो नॉर्मल बाउंड्री है जो कि माउंटेन्स और वैलीज से जो है आपके डिवाइडेड है। ये जो सीमा है जो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में है, इसी को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है मैकमोहन लाइन, मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा क्या है, मैकमोहन रेखा जो है आपके एक तरह से भारत और चाइना के बीच की रेखा है। तो इंडिया पाकिस्तान में आपने पढ़ा था क्या था, रेड क्लिफ, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में डूरंड, और इंडिया चाइना के बीच में मैकमोहन। तो ये मैकमोहन लाइन होती है जो कहां है, सिर्फ सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि जो युद्ध हुआ, वॉर हुआ, वो यहां हुआ, यहां नहीं हुआ। इस पूरे रीजन में अपने आप ऑटोमेटिकली डिवाइडेड है। ये नदियों से, पहाड़ों से इतना ज्यादा डिवीजन, इतना ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, इतनी गहरी गहरी घाटियां हैं, ना इधर का आदमी इधर आ सकता है, ना इधर का आदमी इधर आ सकता है। ये ऑटोमेटिकली डिवाइडेड है, ये सिंपल बाउंड्री है, बॉर्डर नहीं है। तो ये जो है आपके बॉर्डर होते हैं जो कि मैकमोहन लाइन के नाम से जाने जाते हैं। चौथी कंट्री जो होती है वो होती नेपाल। नेपाल को अगर हम देखें तो ये जो पूरा रीजन है, यहां से यहां तक, ये पूरा रीजन नेपाल का है। और नेपाल की जो बाउंड्री है, ये इंडिया के उत्तरांचल, उत्तराखंड जिसको कहते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, इधर से वेस्ट बंगाल भी, और सिक्किम, ये जो है आपके 5 स्टेट को जो है टच करती है। उत्तरांचल, उत्तराखंड जिसको कहते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। तो ये जो है 5 बाउंड्री, और इस रीजन को क्या कहा जाता है, इसको इंडो नेपाल बाउंड्री कहा जाता है। ये सिंपल बाउंड्री है, यहाँ पे बहुत ज्यादा विवाद नहीं है, और बहुत अच्छे रिलेशन नेपाल से क्योंकि हमेशा रहे हैं इंडिया के, इसलिए यहाँ आने जाने में कोई बहुत ज्यादा जो है परेशानी नहीं होती। लेकिन क्योंकि स्मगलिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई इस पूरे रीजन में, नेपाल के थ्रू स्मगलिंग होने लगी, इसलिए अब थोड़ा सा जो है आने जाने में बाउंड्री में रोक होती है। नहीं, पहले रीजन में जो उत्तर प्रदेश के ऊपरी भाग में या बिहार के ऊपरी भाग में रहते थे, तो सुबह के समय जो है आउटिंग करने के लिए चले जाते थे नेपाल से घूम घाम करके अपना आउटिंग करके और शाम में वापस लौट आते थे। तो ये जो है आपके एक तरह से नेपाल की सीमा पे कोई बाउंड्री जो नहीं है, और वो ना ही कोई जो है आपके रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन इस बार इस समय जो कि आपके काफी जो है आपके स्मगलिंग होने लगी, घुसपैठी होने लगी, इसकी वजह से यहाँ पर भी अब रिस्ट्रिक्शन हो गया। इसे इंडो नेपाल बाउंड्री के नाम से जाना जाता है। फिर देखिए 5वीं कंट्री जो है जो इंडिया को टच करती है वो है भूटान। भूटान ये पूरा रीजन है, ये यहां तक,
अब भूटान को कौन कौन टच करता है? इधर सिक्किम, इधर की तरफ जो है वेस्ट बंगाल, नीचे की तरफ असम और इधर की तरफ अरुणाचल प्रदेश। तो भूटान की जो बाउंड्री है, भूटान देश भारत के 4 स्टेट को टच करता है। 4 स्टेट में कौन कौन से हो गए? वेस्ट की तरफ सिक्किम है, साउथ वेस्ट की तरफ जो है आपके वेस्ट बंगाल है, साउथ की तरफ जो है असम है और ईस्टर्न पोर्शन की तरफ अरुणाचल प्रदेश है। तो 4 स्टेट की जो है बाउंड्री को टच करता है भूटान। तो भूटान की जो एक तरह से बाउंड्री है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंडो भूटान लाइन या इंडो भूटान जो है आपके सीमा बाउंड्री। तो इसको इंडो भूटान सीमा या इंडो भूटान जो है बाउंड्री के नाम से जाना जाता है। जो यहाँ पे तो रिलेशन जैसे नेपाल के हैं वैसे भूटान से भी रिलेशन बहुत अच्छे हैं। भूटान भी टोटली पूरी तरह से डिपेंडेंट रहता है इंडिया पर। इंडिया की ही टेक्नोलॉजी, इंडिया की बहुत सारी चीजें यहाँ पर जाती हैं। तो इसलिए जो है आपके भूटान, अब भूटान का भी क्योंकि कनेक्शन चाइना से है, इसलिए अब क्योंकि चाइना इसलिए तेजी से, भूटान इसलिए तेजी से डेवलप किया क्योंकि चाइना से सारा जो है आपके एक तरह से इसको भी सामान सब मिलने लगा। तो पहले वो इंडिया से हेल्प लेता था ज्यादा, अब वो चाइना से ज्यादा हेल्प लेता है। तो चाइना से भी इसको खूब हेल्प मिलती है, इंडिया से भी मिलती है। तो इस वजह से भूटान तेजी से, एक छोटा सा लैंडमार्क होने के बावजूद भी और बीच में फंसा हुआ होने के बावजूद भी धीरे धीरे करके आपके डेवलप हो गया, दोनों कंट्रीज से अच्छा तालमेल बैठाने की वजह से। अब देखिए जो छठा कंट्री है जो इंडिया को टच करता है वो है म्यांमार। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था, इसे बर्मा कहा जाता था। फिर वहां की सत्ता चेंज हुई, कुछ स्टेट आपस में मिला दिए गए और मिलाने के बाद फिर वो एक बड़ा देश बन गया जिसको कहा गया म्यांमार। तो म्यांमार के नाम से जाना गया। म्यांमार इंडिया के 4 स्टेट को टच करता है। ये पूरी बाउंड्री हो जाती है इसकी, यहां से ये पूरी बाउंड्री हो जाती है, यहां से यहां तक ये। तो ये जो बाउंड्री है इसको अगर देखें तो यहां पे अरुणाचल प्रदेश, यहां पे नागालैंड, इधर की तरफ मणिपुर और इधर मिजोरम। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन 4 स्टेट को ये टच करता है। और इस बाउंड्री को क्या कहा जाता है? इंडो म्यांमार बाउंड्री, इंडो म्यांमार सीमा। तो पहले इंडो बर्मा सीमा था ये, और बर्मा के बाद जब म्यांमार नाम हो गया तो ये इंडो म्यांमार बाउंड्री हो गई। तो इंडो म्यांमार बाउंड्री जो है ये इंडिया के 4 स्टेट्स को टच करता है। वो 4 स्टेट्स क्या हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो ये जो है इंडो म्यांमार जो है बाउंड्री के नाम से जानी जाती है। तो ये जो है एक तरह से 6वां कंट्री हो जाता है जो भारत को टच करता है। तो मेन कोस्टल लेंथ की बात हो रही है। मेन कोस्टल लेंथ यहां से यहां तक है। ये इसकी लेंथ कितनी है? ये है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। ये कितने राज्यों को टच करती है, कितने स्टेट्स को टच करती है? तो कोस्टल लेंथ यहां गुजरात, इधर की तरफ महाराष्ट्र, यहां गोवा, छोटा सा ये स्टेट है गोवा, यहां कर्नाटक, यहां केरल। 5 स्टेट इधर हो गए और 4 स्टेट इधर हो जाते हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। 9 स्टेट्स को टच करती। कोस्टल लेंथ पे कितने स्टेट हैं? 9 स्टेट हैं। ये कोस्टल स्टेट तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। ये क्या है? वेस्टर्न कोस्ट पे। ईस्टर्न कोस्ट पे क्या है? ईस्टर्न कोस्ट पे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ये टोटल 9 स्टेट्स की बाउंड्री जो वाटर सरफेस को टच कर रही है ये है 6100 किलोमीटर। लेकिन इंडिया की टोटल कोस्टल लेंथ अगर हम कहेंगे तो टोटल कोस्टल लेंथ इंडिया की जहां जहां सीमा है जो जल को टच करती है वो सब टोटल कोस्टल लेंथ में आ जाता है। तो टोटल कोस्टल लेंथ में ये कैसे बढ़ गया? ये बढ़ा इस तरह से कि इंडिया के कितने आइलैंड्स हैं? इंडिया के टोटल आइलैंड्स, जिसमें 2 बड़े आइलैंड के साथ साथ और भी ढेर सारे आइलैंड्स हैं। तो जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो इसको अंडमान निकोबार आइलैंड्स कहते हैं और लक्षद्वीप आइलैंड कहते हैं, इनके साथ साथ और भी छोटे आइलैंड्स हैं जो कि आपके मुंबई के पास पाए जाते हैं, गुजरात के जो है सीमा पर पाए जाते हैं। तो ये सब मिला करके इंडिया के टोटल जो आइलैंड्स हैं वो 247 हैं। 247 आइलैंड्स इंडिया के हैं। तो जो आइलैंड का पार्ट होगा उसके चारों तरफ भी जल होगा,
इसके तो इसकी बाहर की बाउंड्री को क्या कहा जाता है, इसको भी कोस्टल बाउंड्री कहा जाता है। तो जब हम इस मेन लैंड बाउंड्री जो कि 6100 किलोमीटर है, इसके साथ जब हम 247 आइलैंड्स की 247 आइलैंड्स की भी बाउंड्री को भी कैलकुलेट कर लेते हैं और इसमें जोड़ लेते हैं, तो टोटल कोस्टल लेंथ इंडिया की कितनी हो जाती है, तो 7516.6 किलोमीटर। तो ये 7516.6 किलोमीटर की लेंथ टोटल हो जाती है इंडिया की। तो इंडिया की टोटल कोस्टल लेंथ अगर पूछा जाएगा तो 7516.6 किलोमीटर, जो 9 स्टेट प्लस 247 द्वीप के चारों तरफ टोटल जो बाउंड्री, उन सबको मिला करके आपकी टोटल कोस्टल लेंथ बनती है। अब बाकी ये जो लेंथ बनती है ये मेनलैंड कोस्टल लेंथ होती है जो 6100 किलोमीटर की होती है। नेक्स्ट आता है देखिए नेबरिंग कंट्रीज, एडजेसेंट कंट्रीज। एडजेसेंट कंट्रीज या नेबरिंग कंट्रीज क्या होते हैं, इंडिया के आसपास के जितने कंट्रीज हैं वो नेबरिंग कंट्रीज कहलाते हैं, जो कि इनके नेबर होते हैं। जैसे हम लोग नॉर्मल फैमिली में जब हम लोग जहां रहते हैं हम लोग के नेबर्स कहलाते हैं। नेबर्स पे क्या होते हैं, अड़ोस पड़ोस के लोग। तो उसी तरह से नेबरिंग कंट्री का मतलब होता है अड़ोस पड़ोस के देश। अड़ोस पड़ोस के देश मतलब आसपास के देश जो हम लोगों के कंट्री के आसपास है। उसमें क्या है, अगर इंडिया को अगर हम लोग देखें तो आसपास की कंट्री में कौन कौन से कंट्रीज आ जाते हैं, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान भी है लेकिन हम लोगों के टच से बाहर है। वजह यह है कि इसकी थोड़ी सी बाउंड्री जो है आपके आगे अफगानिस्तान को टच करती है, इंडिया को कहीं टच नहीं करती, इंडिया में कहीं टच नहीं करती। नॉर्दर्न पोर्शन में है इंडिया का, वैसे भी यह हिस्सा टच से दूर है इंडिया के। तो ऐसे क्षेत्र, तो इनसे कोई बहुत ज्यादा जो है आपके तजाकिस्तान से कोई बहुत ज्यादा जो है आपके रिलेशंस भी नहीं है। तो इसलिए बहुत नेबरिंग कंट्रीज या इनको बहुत पड़ोस का नहीं माना जाता है। तो पाकिस्तान हो गए, अफगानिस्तान हो गए, चाइना है जो आसपास के क्षेत्र में होता है, फिर नेपाल है, भूटान का भाग है, फिर इसी तरह से म्यांमार है, बांग्लादेश है, उसके अलावा श्रीलंका है। जो श्रीलंका जो है ये एक तरह से इंडिया के साउथ में जो है यहाँ पर पाया जाता है। और इंडिया और श्रीलंका के बीच में यहाँ पर पतले पतले जैसे आपके ये हैं, जो इंडिया का हिस्सा है ऐसे, ये तमिलनाडु का हिस्सा है इंडिया के, ये है श्रीलंका। इसके बीच में छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, इनको कहा जाता है पम्बन आइलैंड्स। और पम्बन आइलैंड्स के बीच में से ये पतला पतला जल का भाग जाता है, और ये पतला जल का भाग एक बड़े इस जल के भाग को और बड़े इस जल के भाग को, वाटर बॉडी को जोड़ता है। इसे क्या कहा जाता है, पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट। पाक नामक जो है एक सर्वेयर जनरल थे, सर्वेयर जनरल अंग्रेजों के, उन्होंने यहां पर भेजा था और उन्होंने पूरे इस द्वीपों का सर्वे किया था। उन्हीं के नाम पर ये पाक स्टेट बना है। तो पाक स्टेट क्या है, पाक स्टेट जो है ये तमिलनाडु, इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये है, जो किसको जोड़ता है, इधर की तरफ बे ऑफ बंगाल है और ये है इंडियन ओशन। तो ये जो है आपके ये पूरे जो है रीजन को यहां पर आपके कनेक्ट करता है। तो अगर ये कहा जाए कि श्रीलंका इंडिया से कैसे अलग होता है, तो पाक स्टेट से। तो पाक स्टेट श्रीलंका को यहां पे अलग करता है। तो ये पाक स्टेट हो गया। उसके अलावा जैसे जो कंट्री हम लोग देख रहे थे, अब कंट्री में जैसे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेबरिंग कंट्रीज, चाइना है, नेपाल का क्षेत्र हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया। श्रीलंका के अलावा मालदीव है, यहाँ पे पाया जाता है। मालदीव के और नीचे जाएंगे तो यहीं पे होता है मॉरिशियस। मॉरिशियस का भी रिलेशन इंडिया से बहुत है और ज्यादातर जो है आपके टच इसका रहता है। ये जो अंडमान जहां पे खत्म होता है, यहां से ये जो आपको ये दिख रहा है, ये किसका रीजन है, ये इंडोनेशिया का है। ये जो है आपके जावा आइलैंड जो है आपके स्टार्ट हो जाता है, सुमात्रा जावा आइलैंड। तो ये जो है आपके इंडोनेशिया का हिस्सा हो जाता है। इंडोनेशिया भी नेबरिंग कंट्री में आता है, लेकिन साउथ ईस्ट पोर्शन में काफी दूर है, इसलिए बहुत टच में नहीं रहता, क्योंकि इंडिया के मेनलैंड के टच में जो है वो नेबरिंग कंट्रीज कहलाते हैं।
अब मालदीव क्योंकि लक्षद्वीप से टच है इसलिए नेबरिंग कंट्री में आता है। मॉरिशियस भी नीचे है लेकिन इंडिया से काफी दूर है, टच में नहीं है, एक तरह से ये कहा जाए तो ये आपके होता है। इंडोनेशिया यहाँ पर नियरेस्ट हो जाता है लेकिन नेबरिंग कंट्री में नहीं आएगा क्योंकि बहुत नेबर नहीं कहला जा सकता, दूर है काफी। तो नेबरिंग कंट्रीज में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, ये सब जो है आपके नेबरिंग कंट्रीज हो जाते हैं जो इंडिया के एडजेसेंट कंट्रीज भी कहलाते हैं। अब देखिए इंटरनेशनल ट्रेड और कॉमर्स पे किसी भी कंट्री का जो ट्रेड होता है वो होता है सी रूट से। कोई भी सामान एक कंट्री से दूसरे कंट्री जब जाता है तो वो मैक्सिमम जाता है आपके सी रूट से, बड़े बड़े जहाजों से, क्योंकि वो ट्रेन से आ नहीं सकता, एरोप्लेन से बहुत ज्यादा चीजें आप सप्लाई कर नहीं सकते। तो इसलिए जो ट्रेड का एक मात्र आप ये कह सकते हैं जो एक स्पेसिफिक जो है तरीका होता है वो होता है सी रूट। तो इसलिए वर्ल्ड का ट्रेड जो है वो सी रूट से होता है। तो इंडिया का भी ट्रेड जो है सी रूट से होता है, ढेर सारी कंट्रीज से इसका जो है आपके एक तरह से टच होता है। तो इंडिया जैसे साउथ में अगर हम लोग देखें तो आपके एक तरह से थाईलैंड है, यहाँ पे आपके एक तरह से ये इंडोनेशिया, जैसे हमने आपको बताया था इंडोनेशिया से भी ये टच है, ये इस तरह से आपके ये जाती है। इंटरनेशनल जो है आपके ये रूट, एयर रूट भी है और आपके ये जो है सी रूट भी है। सी रूट यहाँ से भी जाता है, ये मुंबई से होकर के आपके ये सी रूट जाता है इंडोनेशिया, मुंबई से आपके अफ्रीकन कंट्रीज भी जा रहा है, मुंबई से और जो है चेन्नई से, दोनों जगह से हो करके मिल करके यूरोप भी जा रहा है। अब आप कहेंगे यूरोप यहाँ कैसे जाता है? तो अगर हम बात करें यूरोप की तो देखिए थोड़ा सा हम पहले आएंगे, ये तो इंडिया का जो ट्रेड है ये ट्रेड यहां से शुरू होकर के यूरोपियन कंट्रीज ये है, ब्रिटेन ये है। तो ब्रिटेन से ऐसे हुआ करता था इतना लंबा रास्ता। तो अब ये ट्रेड अब इंडिया का टच देखिए अफ्रीका से भी है, मेडागास्कर आइलैंड से भी है, ऑस्ट्रेलिया से भी होता है, इंडोनेशिया से भी होता है, फिर आपके साउथ ईस्ट पोर्शन में थाईलैंड वाइलैंड का क्षेत्र है उनसे भी होता है, फिर आपके यूरोपियन कंट्रीज से भी होता है। जो ऐसे होता था लेकिन इस सी रूट को कम किया गया। कैसे? ये ध्यान दिया गया कि अगर हमें यहां पहुंचना है, इन देशों में पहुंचना है तो हम अंदर अंदर जा सकते हैं, ये ऐसे इस जल के यहां तक आएंगे, फिर यहां से जल फिर शुरू हो जाएगा ये पूरा। तो इतने लंबे रास्ते को एक शॉर्टकट रास्ता बना दिया जाए। लेकिन इस शॉर्टकट रास्ते में एक जो आपके अड़चन आई, अड़चन क्या आई? बीच में इजिप्ट है, मिस्र, और ये पूरा लैंड पड़ रहा है। तो अब यहां से यहां कैसे जाया जाए? तो इसके लिए क्या किया गया? एक नहर बनाई गई। यहां पे एक नहर बनाई गई। नहर क्या होती है? जैसे नदी होती है वैसे ही नहर होती है। नदी क्या है? रिवर क्या है? रिवर नेचुरल है जो किसी रास्ते से बहती है। लेकिन इंसान अगर कोई रास्ता बना दे और नदी का पानी उसमें छोड़ दे और उसमें बहने लगे तो उसी को कहेंगे नहर। तो नहर भी इस जो कैनाल्स होते हैं वो बिल्कुल जस्ट लाइक रिवर्स होते हैं। कैनाल मैन मेड होता है, रिवर्स जो है नेचर मेड होती है, बस इतना फर्क होता है। तो यहाँ पे नहर बना दी गई ह्यूमन मेड, और ये नहर ने क्या किया? अब यहां से ये पूरा ट्रेड ऐसे होता है। तो इतना लंबा रास्ता जो यूरोप को तय करना पड़ता था ये अब छोटे से रास्ते में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो आपके रास्ता बनाया गया ये इजिप्ट बनाया गया। ये इजिप्ट कंट्री है, मिस्र, जहां पे अभी आप देख रहे हैं कि इस समय आपकी लड़ाई भी चल रही है। गाजा पट्टी यहीं पे है, जो आपके फिलिस्तीन है। तो ये आपके जो है इसी पोर्शन में आपके फिलिस्तीन है, और ये है इजराइल। तो इजराइल और फिलिस्तीन का पूरा जो है पार्ट होता है। तो ये अगर हम देखें तो यहीं पे फिलिस्तीन है जिसका अभी आप लड़ाई, यहीं पे इजराइल भी है, इसी से लगा हुआ सीरिया, और ये तुर्की है, टर्की भी अभी लाइमलाइट में था। तो इजिप्ट जो है, मिस्र, ये इजिप्ट या मिस्र से होकर के ये आपके पूरा रास्ता जाता है। तो स्वेज कनाल इसको कहा जाता है। तो स्वेज कनाल बनाई गई, इसीलिए इंटरनेशनल
जो है आपके सी रूट को कवर अप करने के लिए, जो कि यूरोपियन सी रूट को कवर करेगा और यूरोप को अंदर से ले जाएगा। तो यहां पर जो है ये है रेड सी, ये जो पोर्शन है ये है रेड सी का। तो यहां अरेबियन सी से आकर के रेड सी में एंटर करे, रेड सी में एंटर करके यहां आएगा तो मिस्र पड़ेगा। यहीं पर एक है पोर्ट सैद रीजन इजिप्ट में, वहीं से नहर बनाई गई है सुएज, और सुएज से पोर्ट सैद तक की पूरी नहर है जिसको सुएज नहर कहा गया। और ये क्या हो जाता है, अंदर जब जाते हैं तो ये पूरा अंदर जो आपके एक तरह से सी है, इसका नाम है मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी आपने पढ़ा होगा, भूमध्य सागर मेडिटेरेनियन सी को टच कर देता है। तो अरेबियन सागर से निकल करके रेड सी में, रेड सी से सुएज कैनाल होते हुए मेडिटेरेनियन सी। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि सुएज कैनाल किसको कनेक्ट करती है, मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से। तो रेड सी और मेडिटेरेनियन सी यहां पर आपके टच करते हैं। तो यहां से जो आपके एक तरह से ये जाती है रूट, ये देखिए ये इजिप्ट है, ये जो है आपके एक तरह से नहर बनाई गई, ये पूरा जो है मेडिटेरेनियन सी है, ये रेड सी है। तो अरेबियन सी से होकर के रेड सी होते हुए ये जाएंगे हम लोग कनाल में, और फिर उसके बाद जो है मेडिटेरेनियन सी में निकल जाएंगे। तो ये जो है मेडिटेरेनियन बहुत, और वर्ल्ड की सबसे बड़ी कनाल है ये सुएज कनाल। तो सुएज कनाल वर्ल्ड की सबसे बड़ी कनाल होती है जो कि हम लोग यहां पे देखते हैं। तो ये क्या कहता है, यूरोपियन रूट को बताता है। अब आइए थोड़ा सुएज कनाल के जो है आपके स्पेसिफिक चीज को देखें। देखिए कितनी खूबसूरत बनाई गई जो है नहर है, जिसमें आपके ये बड़े बड़े जहाज इस नहर में जाते हैं। देखिए ये नहर बनाई गई है। तो ये नहर जो है आपके, ये देखिए ये है नहर, ये पूरा इजिप्ट का पार्ट है, इजिप्ट का क्षेत्र है। ये देखिए इजराइल है, इजराइल का क्षेत्र है। ये गाजा पट्टी, ये पूरा गाजा पट्टी है जो कि यहाँ पे यहीं पैलेस्टीन्स रहते हैं। ये पूरे क्षेत्र होता है जो कि यहाँ पे पाया जाता है, जहाँ पे अभी लड़ाई चल रही है। और ये जो सुएज कनाल है वो यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक, ये पूरे रीजन में। तो ये पूरा रेड सी वाला रीजन है, गल्फ ऑफ सुएज के नाम से जाना जाता है। ये रेड सी का रीजन है, यहाँ से आपके आता है, और उसके बाद ये पूरा कनाल बनाई गई है। और ये कनाल जो होती है वो यहाँ से अगर हम लोग देखें, यहाँ मेडिटेरेनियन सी को जाकर के कनेक्ट करती है रेड सी से। ये सुएज कनाल है जो कि आपके बनाई गई। तो सुएज कनाल की लेंथ कितनी है, 193.3 किलोमीटर, 193 किलोमीटर, 193 किलोमीटर, लगभग 193 किलोमीटर, 200 किलोमीटर लगभग मान लें, 200 किलोमीटर की लेंथ में ये नहर है। 200 किलोमीटर की लेंथ, जैसे मान लीजिए यहाँ इलाहाबाद से कानपुर या इलाहाबाद से आपके लखनऊ, ये पूरा जो लेंथ है क्या है, 200 किलोमीटर। तो 200 किलोमीटर की लगभग लेंथ में ये पूरी नहर बनी हुई है। तो 200 किलोमीटर लंबी नहर है। ये देखिए ये कितनी खूबसूरत नहर, चौड़ी नहर बनाई गई है, और इसी से पूरे जहाज होकर के जाते हैं। तो साउथ ईस्ट पूरे उस पे रीजन के, यहाँ देखिए लोग भी सफर करते हैं, जो लोग सफर करते हैं वो भी इसी, उनके लिए अलग नहर है और इसके लिए अलग। तो ये दो पार्ट में अलग बटी हुई नहर है। एक में जो है आपके लोगों का सफर होता है, जो कि आपके बड़े बड़े स्टीमर्स, बड़े बड़े शिप होते हैं, वो जाते हैं, और एक में सामान लद करके जाता है। तो ये पूरी नहर बनाई गई है सुएज नहर, और इसके बनने से वर्ल्ड जो है आपके एक तरह से जो पूरा रीजन है, तो वर्ल्ड ट्रेड में बहुत ज्यादा फर्क आया है। तो ये पूरा रीजन आप देख रहे हैं, ये जो आपके बताया गया है, ये पूरा सुएज नहर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ये पूरा रेड सी है, ये मेडिटेरेनियन सी है। तो ये लगभग 193.3 किलोमीटर लेंथ की है। कब से बनना शुरू हुई थी, 1859 से, और कब खत्म हुई, 1869 में। 10 साल लगे इस नहर को बनने में, लगातार 10 साल में काम होता रहा। और कब से शुरू हुई, 17 नवंबर से स्टार्ट हुई 1869 में। तो 17 नवंबर को इसको ओपन किया गया था ट्रेड के लिए। तो 17 नवंबर 1869 से अब ये जो है आपके एक तरह से वर्क कर रही है, जो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। तो इंडिया का ट्रेड जो यूरोपियन कंट्रीज के साथ ट्रेड था, उन दोनों को लिंक करने के लिए सुएज नहर को बनाया गया था। क्योंकि इंडिया का ट्रेड, इंडिया में क्योंकि रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है,
और बहुत ज्यादा थे पहले, तो अंग्रेज ज्यादातर इंडिया की चीजों को ले जाना चाहते थे। तो इसलिए जैसे स्पाइसेस सब इंडिया से ही गई हैं, स्पाइसेस आपके ये आपके यूरोपियन कंट्रीज में नहीं होती थी, तो केरला में बहुत ज्यादा होती थी, इसलिए सबसे पहले जो है केरला ही केंद्र बना था, सेंटर बना था, और वहीं से जो है आपके एक तरह से स्पाइसेस जितनी होती हैं, जितने मसाले होते हैं, वो सब मसाले वहीं से होकर के गए। तो ये जो है आपके वहां से लेकर के जाते थे। कॉफी है, कॉफी का प्लांटेशन कर्नाटक में बहुत ज्यादा है, तो कॉफी है, टी है, ये सब जो है प्लांटेशन केरला और कर्नाटक में बहुत ज्यादा है, तमिलनाडु में, तो वो सब जो है आपके अंग्रेज यहीं से लेकर के जाया करते थे, तो तब से ये डेवलप्ड है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो सुएज कैनाल बहुत इंपॉर्टेंट कैनाल है, विश्व की वर्ल्ड की सबसे लेंथीएस्ट कैनाल है, जो कि 193.3 किलोमीटर लेंथ में पाई जाती है। तो इस तरह आकर के हम लोग ने देखिए ये पढ़ा कि इंडिया के रेस्पेक्ट में, या इंडिया कहाँ एग्जिस्ट करता है, अभी हम लोकेशन और साइज की बात अभी किया, इंडिया के अंदर है क्या, या फिजिकल जो है आपकी चीजें क्या है। अभी आप और जब फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि इंडिया के भीतर क्या है, या कौन से माउंटेन्स हैं, कौन से रिवर्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीज है, कौन से स्टेट में क्या चीजें हैं, तो फिजिकल डिवीजन जब आप पढ़ लेंगे तब आपको एक्चुअल पता चलेगा कि इंडिया कितना रिच है हर एक चीज में, और तब आपको इंटरेस्ट भी आएगा इंडिया के बारे में जानने में। तो इंडिया से रेस्पेक्टिव अगर हम लोग देखें तो इंडिया का जो है आपके जितना भी हम लोग ने पढ़ा, ये सिर्फ अभी क्या है, अभी सिर्फ हम लोग ने लोकेशन पढ़ा है कि इंडिया है कहाँ, इसके जो है बाउंड्री कहाँ कहाँ तक है, टेरेस्ट्रियल बाउंड्री क्या है, कोस्टल बाउंड्री क्या होती है। अभी हम लोग सिर्फ इंफॉर्मेशन ले रहे थे, कौन कौन सी नेबरिंग कंट्रीज हैं, कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो इंडिया के टेरेस्ट्रियल बाउंड्री को टच करती हैं, है ना। तो ये सारी चीजें के बारे में फिर इंटरनेशनल ट्रेड थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हम लोग ने जान लिया कि हाँ क्या होता है। तो इंडिया का जो ट्रेड है वो आपके सब आपके कोस्टल लेंथ से ही होता है, इसलिए जितने भी आपके 9 स्टेट आपने पढ़े थे, तो 5 स्टेट जो है वेस्टर्न कोस्ट पे थे, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, और ईस्टर्न कोस्ट पर अगर आप देखेंगे तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ये 9 स्टेट से, इन 9 स्टेट से पूरा ट्रेड होता है इंडिया का। तो इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है ये सब कोस्टल रीजन में जो हार्बर्स बने हुए हैं, सी पोर्ट्स बने हुए हैं बड़े बड़े, वो जो है नेशनल सी पोर्ट्स जितने हैं वो सब उनके थ्रू जो है हम लोग यहाँ पे जो है आपके एक तरह से ट्रेडिंग करते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो अभी हम लोग लोकेशन के बारे में जान पाए कि इंडिया है कहाँ, क्या पोजीशन है, इंडिया में पॉपुलेशन कितनी है, साइज में कितना है, एरिया कितना है इसका, स्टेट कौन कौन से हैं, तो यूनियन टेरिटरीज कौन कौन से हैं। तो अब हम फिजिकल डिवीजन की तरफ चलेंगे, तो फिजिकल डिवीजन जब हम लोग पढ़ेंगे तो और अच्छे से हम लोग जान पाएंगे। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म हुआ। थैंक यू।